ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लैंग टियान, जिसकी तब जॉन देखते हुए कहता है, लैंग टियान तो क्या अब तुम रैंक 5 की पिल को रिफाइन कर सकते हो? जिस पे लैंग टियान थोड़ा सा हैरानगी के साथ जॉन की तब देखते हुए कहता है, हालांकि मैं एल्केमी डेमन ट्राइब से हूँ, मेरी स्पिरिचुअल पावर अन्य ट्राइब के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है और मैं पिल रिफाइनिंग में भी काफी अच्छा हूँ, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन रैंक 5 की पिल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसे रिफाइन करना इतना भी इजी नहीं है और मुझे लगता है कि अगर मुझे रैंक 5 की पिल को रिफाइन करना है तो मुझे अभी भी 4 स्टार डाउडी के पीक लेवल तक पहुंचना होगा। और ऐसा कहते हुए लैंग टियान थोड़ा सा एम्बेरस होता है, साथ ही उसके चेहरे पे ज्यादा खुशी नहीं होती। तो जॉन कहता है, अच्छा तो ये बात है। इस टाइम पे जॉन ने मेनली पर्पल हार्ट फ्लेम या कि जिक्सिंग फ्लेम को पिल को रिफाइन करने के लिए लैंग टियान के बारे में सोचा था, लेकिन जब जॉन को ये पता चलता है तो जॉन ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि जो यान को पता था जो जिक्सिन पिल थी उसे रिफाइन करने के लिए जो इंग्रेडिएंट थे वो काफी महंगे थे, साथ ही 2 लाख साल पुराना पर्पल टर्टल सेल जो कि जॉन के पास ज्यादा नहीं थे, तो जॉन उन्हें बर्बाद भी नहीं करना चाहता था। इसलिए जॉन तुरंत कहता है, तो फिर भाई जाना यहाँ खड़ा खड़ा क्या तशरीफ दिखा रहा है, 4 स्टार डाउडी लेवल के मैजिकल कोर्स को फॉलो करना जारी रख और अपनी पावर बढ़ाने के बाद मुझसे मिलना, कोशिश करना कि 5 स्टार पर भी ब्रेक थ्रू कर लो, ये काफी अच्छा रहेगा। जिस पे लैंग टियान तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ओके सर। वो जोयान के एफर्ट्स को पूरी तरीके से समझता था, इसीलिए उसने जोयान के लिए अपनी पिल रिफाइनमेंट को छोड़कर अपनी ओरिजिन कुई को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि ये उसके लिए बिल्कुल एक टॉर्चर जैसा था, क्योंकि बंदा पिल रिफाइनमेंट में एक्साइटेड था, उसे तुमने पावर गैदरिंग में भेज दिया तो मन थोड़ी लग रहा था, लेकिन फिर भी जॉन के लिए वो कर रहा होता है। जिसपे जियो झान लैंग टियान के थॉट को समझते हुए उसका कंधा थपथपाते हुए कहता है, वैसे यंग मास्टर जियो, मुझे आपको कुछ बताना है। जब आप रिट्रीट में थे और उसके बाद जियो झान और नारायण में टहलते हुए आते हैं और पिछले कुछ दिनों की बातों को जॉन को डिटेल में बताते हैं, तभी जॉन कहता है, क्या आपने कहा कि वो वारक्राफ्ट फैमिली से रिलेटेड है? ये सुनकर तो किंग हावरान के इंप्रेशन बदल जाते हैं, जिसमें नान एर्मिंग और जियो झान दोनों ही एक साथ सिर हिला देते हैं और इसके बाद किंग हावरान को काफी ज्यादा प्राउडफुल तरीके से देखते हुए कहते हैं, उस टाइम उस लाल कपड़े पहने हुई लड़की की आइडेंटिटी नॉर्मल नहीं लग रही थी। तभी किंग हावरान कहते हैं, ये काफी अच्छा है कि आपने उसे बचा लिया, क्योंकि अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ होता तो वारक्राफ्ट फैमिली की पावर को देखते हुए वो उन लोगों को कभी भी जाने नहीं देते और हो सकता है कि ये पूरी की पूरी वो जगह ही डिस्ट्रॉय कर देते। किंग हावरान की बात को सुनकर तो सभी को अपने दिल में हल्का सा ठंडक का एहसास होता है कि क्या सच में वारक्राफ्ट फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल है कि पूरी की पूरी जिक्सी सिटी को उड़ा देती। तभी किंग हावरान सभी के शक को देखते हुए समझाते हुए कहते हैं, वारक्राफ्ट फैमिली डाउडी कॉन्टिनेंट की सबसे मिस्टीरियस पावरफुल पावर हाउसेस हैं, क्योंकि शायद ही कभी उन्होंने डाउडी कॉन्टिनेंट के किसी भी मामले में पार्टिसिपेट किया हो, यहाँ तक कि वो तो नॉर्मली दिखाई भी नहीं देते। साथ ही वो बताते हैं, वारक्राफ्ट फैमिली एशिया पीक डेमन ब्लड लाइन को कैरी करके चल रही है, जो काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही वारक्राफ्ट फैमिली हालांकि अनगिनत साल बीत चुके, लेकिन उन्होंने अपनी ब्लड लाइन को प्योर बनाए रखने के लिए कभी भी किसी भी आउटर पर्सन से अपने क्लेन में किसी की भी शादी नहीं की, इसलिए इतनी जनरेशन के बाद भी उनकी ब्लड लाइन पावर काफी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए ये जो फैमिली है या क्लेन, जितना हम इसके बारे में जानते हैं उससे काफी ज्यादा खतरनाक है। और ऐसा कहते हो किंग हावरान कंटिन्यू रखते हुए कहते हैं, तभी नान एर्मिंग जैसे ये सुनता है तो उसका तो दिल कांप उठता है और वो कहता है, क्या उन्होंने कभी भी आउटर लोगों के साथ अपने क्लेन के किसी भी मेंबर की शादी नहीं की? और वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए खोया हुआ महसूस करता है और उस लड़की की फिगर उसके दिमाग के सामने आ जाती है। तभी जोयान कहता है, अगर वारक्राफ्ट फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो कभी भी मेनलैंड के मामलों में इंटरफेयर क्यों नहीं करते? आमतौर पर लोग इतने ज्यादा लूटपाट करते हैं, फाइट करते हैं, फिर भी वारक्राफ्ट फैमिली से कोई भी एक्शन नहीं आता, चाहे ये उनके क्लेन वालों के लिए ही क्यों ना हो। जिसपे किंग हावरान तुरंत कहता है, जो वारक्राफ्ट फैमिली है वो काफी ग्रेट फैमिली है और वो खुद को एम्परर लेवल ब्लड लाइन मानते हैं, मतलब बिल्कुल राजा महाराजा। वे ह्यूमंस में चेंज हो सकते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, साथ ही साथ वे अन्य किसी डेमंस के साथ कांटेक्ट रखने से काफी ज्यादा कतराते हैं। साथ ही उनकी पावर अब के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही उन्हें डाउडी कॉन्टिनेंट के डेमंस को ऑर्डर देने के बारे में ज्यादा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। किंग हावरान से वारक्राफ्ट फैमिली के बारे में सुनने के बाद तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि क्या वास्तव में वारक्राफ्ट फैमिली एलाइट फैमिली है जिसे रैंक 1 में रखा जा सकता है। तभी लैंग टियान तुरंत एक्साइटेड होकर कहता है, अरे खैर छोड़ो, मैं तो अभी उस सीन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ जब यंग मास्टर जियो सैकड़ों 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर्स को लीड करेंगे। उस टाइम पे उनका क्लेन ग्लोरी पर होगा और वारक्राफ्ट फैमिली को लगेगा एक तगड़ा झटका। तभी फैंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है ये आसान होगा? जिस पे लैंग टियान कहता है, मुझे नहीं पता, ये बोझ काफी भारी है, लेकिन मैं जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करने का सोच रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए वो तुरंत ही सारे 4 स्टार मैजिकल कोर्स को इकट्ठा करता है और पसीने भरे चेहरे के साथ तुरंत ही अपने रूम की तरफ निकल जाता है। फैंग को लैंग टियान की हरकतों से काफी ज्यादा सरप्राइज फील होता है और वो चुपचाप लैंग टियान को देख रहा होता है, क्योंकि लैंग टियान वास्तव में अच्छा था और चुपचाप जोयान भी अपने दिल में लैंग टियान की काफी तारीफ करता है। तभी जियो झान लैंग टियान का मजा लेते हुए कहता है, नान एर्मिंग, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, कहीं बुरा तो नहीं लग रहा? अफसोस तो हो ही रहा होगा, बता इतनी अच्छी इतनी बड़ी फैमिली मिल रही थी, तूने तो छोड़ दी, अब कैसा लग रहा है? तभी नान एर्मिंग कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से निकल जाओ और मेरे सामने मत आना।
तभी जॉन कहता है क्या हो गया, मुझे भी तो बताओ, क्योंकि इस टाइम पे जॉन को फील हुआ था कि नाना इरविंग के इंप्रेशन थोड़ी से बदले हुए हैं, जिससे जॉन थोड़ा सा चिंतित हो जाता है। तभी नाना इरविंग तुरंत ही कहता है कुछ भी नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए अपना कंट्रोल खो बैठा था, मुझे माफ करिए, और तुरंत ही जॉन के सामने सिर झुका देता है। तभी जो यान की तरफ एक जेड पेंडेंट बढ़ाते हुए कहता है ये जेड पेंडेंट है जिसका हमने काफी देर तक कोना कोना छान मारा, लेकिन हमें इसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्या आप देख सकते हैं कि इस जेड पेंडेंट में क्या है। तभी जॉन उस जेड पेंडेंट को छूता है तो उससे एक सॉफ्ट लाइट प्रोड्यूस होती है। साथ ही जेड पेंडेंट काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा होता है, लेकिन इसके अंदर से कोई भी अजीब चीज फील नहीं हो रही होती। लेकिन जॉन इससे थोड़ा सा घबराया हुआ और क्यूरियस और कंफ्यूज हो रहा होता है, क्योंकि जेड पेंडेंट की जो क्वालिटी थी वो काफी एशियंट लग रही होती है। तभी किंग हावरान भी उस जेड पेंडेंट की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये जेड पेंडेंट के अंदर तो एक स्पेशल इफेक्ट है और ऐसा लग रहा है ये किसी हिडन प्लेस की चाबी है, लेकिन डाउडी कॉन्टिनेंट तो काफी बड़ा है और उस हिडन एरिया को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। तभी फैंग फैंग भी कहता है मुझे भी नहीं पता, एशियन डिजास्टर के बाद की हिस्ट्री काफी लंबी है और ना जाने कितने सारे ट्रेजर जमीन में दफन हो गए होंगे, और क्योंकि हमारे पास जेट पेंडेंट है तो मुझे लगता है कि हमें वहां तक जाने का एक मैप भी मिल जाएगा। कोई बात नहीं, हमारे पास एक चीज का होना अभी भी अच्छी बात है। तभी जो यान को भी नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए, इसीलिए वो भी हमें से ला देता है कि जो भी होगा देखा जाएगा। तभी जो जान भी आखिरकार हंसते हुए कहता है तो आखिरकार मैं भी समझ गया, उस ओल्ड मैन ने धोखा देने के लिए इतनी कीमती एशियंट चीज को बाहर निकालने की हिम्मत क्यों की। ये बिल्कुल एक गर्म आलू के जैसा है जिसे देखते हुए कोई भी इसे खरीदने के लिए आगे बढ़ेगा। और वैसे भी जो भी एशियंट चीजें अब तक सरवाइव कर चुकी हैं, मुझे लगता है उन्हें डिस्ट्रॉय करना इतना भी आसान नहीं होगा। जो देखकर किंग हावरान भी कहते हैं ब्रदर तुमने सही कहा। तभी जो यान भी तुरंत ही ज्यादा संकोच न करते हुए अपनी स्काई फायर उसे एक्टिवेट कर लेता है, और स्काई फायर के पेयर होते ही आसपास का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जोयान की स्काई फायर 3 स्काई फायर की फ्यूजन फायर थी। और इसके बाद जोयान इसे उसी जेड पेंडेंट के पास लेकर जाता है, लेकिन वो जेड पेंडेंट इसे बर्दाश्त करने में कैपेबल नहीं लग रहा होता, और क्लिक की आवाज के साथ साथ धीरे धीरे इसमें क्रैक्स आने लगते हैं, और देखते ही देखते एक ब्लास्ट की आवाज के साथ ये जेड पेंडेंट पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर सभी लोग कहते हैं ये खत्म हो गया। और सभी के मन में एक ही थॉट था, दूसरी तरफ जो यान वो काफी हैरान होता है, उसका मन तो रोने का कर रहा होता है, उसे उम्मीद नहीं थी कि क्या वास्तव में एशियंट चीजें भी खत्म हो सकती हैं। दूसरी तरफ किंग हावरान भी काफी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहे। साथ ही जो जान वो जब जेड पेंडेंट को बर्बाद होते हुए और टूटते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, साथ ही उसे अपने दिल में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी जान गुस्से में स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि इसका हमारे साथ कोई भी डेस्टिनी नहीं है, तो चलो इसे पूरी तरीके से जला देते हैं और इसे एशियन टाइम की धूल में वापस मिला देते हैं। और इस टाइम पे हर कोई जेट पेंडेंट के क्रैक्स को देख रहा होता है जो धीरे धीरे तेजी से फैलते जा रहे होते हैं। तभी मूयर तुरंत ही कहती है कितना प्यारा एशियन जेट पेंडेंट था, इसे तुम लोगों ने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। आखिरकार मूयर के पास एक लड़की का दिल था, और जेट पेंडेंट और नेकलेसेस को देखकर तो दिल में एक अलग ही अट्रैक्शन होती थी। दूसरी तरफ इतने सुंदर जेट पेंडेंट को टूटते हुए देखकर और जलते हुए देखकर जेनी को भी काफी बुरा लग रहा होता है। तभी जान कहता है क्योंकि ये हमारा लक नहीं है, हम इससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए इतना ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इस टाइम पे जो जान और नान एरमिंग को भी बुरा फील नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए वो ऐसा कह रहा होता है। हालांकि जो जान तो अभी भी ठीक था, लेकिन नान एरमिंग थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहा होता है, उसकी आंखें कांप रही होती हैं। इस टाइम पे उस जेड पेंडेंट को जलता हुआ और टूटता हुआ देखकर नान एरमिंग को ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे उस रेड कलर की लड़की के इमेज धीरे धीरे उसकी आंखों से टूट रही हो। जिसके बाद नान एरमिंग उदास होते हुए खुद से ही कहता है कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि यही हमारी डेस्टिनी हो। जेड पेंडेंट टूट गया, मुझे डर है कि मैं इसके बाद अब कभी भी उसे नहीं देख पाऊंगा। साथ ही उस जेड पेंडेंट के डिस्ट्रॉय होते ही उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये अब उसकी आखिरी याद थी जिसे वो अपने दिल में रखना चाहता था। हालांकि तभी उसी टाइम पे माहौल काफी ज्यादा प्राउडफुल हो जाता है, और अचानक ही जो यान के हाथों में एक सिल्वर लाइट साइन होती है जो बिल्कुल एक डायमंड की तरह साइन हो रही होती है, जिसे देखकर तो जॉन का दिल भी कांप उठता है, क्योंकि इसके अपीयर होते ही जॉन की स्काई फायर तुरंत ही गायब हो जाती है और हर किसी की नजर जो यान की हथेली को घूर रही होती है। और इस टाइम पे नान एरमिंग भी काफी ज्यादा खुश होते हुए इसे देख रहा होता है। तभी जियो यान तुरंत ही हैरान होते हुए कहता है क्या ऐसा हो सकता है, और जेड पेंडेंट की धूल को साफ करते हुए उसकी उंगलियां कांप रही होती हैं। जिसके बाद उसके हाथ में आता है सिल्वर व्हाइट चमकदार ट्रांसपेरेंट जेड का एक टुकड़ा। तभी जियो जान उदास होते हुए खुश होते हुए कहता है आसमान से गिरे खजूर पे अटके अभी एक सीक्रेट सॉल्व नहीं हो रहा था, ये दूसरी कंफ्यूजिंग चीज मिल गई। डेमन एम्परर आपने वास्तव में सही कहा था, एशियंट चीजों को नुकसान पहुंचाना इतना भी आसान नहीं है। और ऐसा कहते हुए जियो जान तुरंत ही अपना पंच टेबल पे मार देता है, जिसमें टेबल पे उंगलियों के 5 गड्ढे बन जाते हैं। जो देखकर जानी तुरंत ही कहती है प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए तुम पर जुर्माना लगाया जा सकता है जियो जान, क्या तुम इसकी किस्तों को चुकाने के लिए तैयार हो। जिसपे जियो जान कहता है लेकिन जेड पेंडेंट तो ठीक है, और वैसे भी अगर आप मुझे सजा देना चाहती तो जो चाहे वो सजा दे सकती हैं। तभी जो यान तुरंत ही कहता है तुम लोग अभी भी ऐसे टाइम पे बहस कर रहे हो, अरे थोड़ा देर रुक तो जाओ यार।
जॉन ने देखा था कि ये जेट पेंडेंट के जैसे सेम टुकड़ा तो नहीं दिख रहा होता, बल्कि काफी ट्रांसपेरेंट दिख रहा होता है और इस पे 2 एशियन वर्ड लिखे हुए होते हैं जो कि होते हैं घोस्ट मैंसन। जिसपे जॉन थोड़ा सा सेलाते हुए उसमें अपनी डूकुई को इनपुट करता है, यानी कि इंटर करता है, जिससे वो जेट पेंडेंट काफी ज्यादा गोल्डन लाइट प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे लगभग हर कोई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इतनी लग्जरियस लाइट को देखते हुए ऐसा लग रहा होता कि जैसे साइन होते हुए उन्हें एक मैप दिख रहा हो। साथ ही इस मैप के द्वारा दिखाए गए माउंटेन्स, रिवर्स और प्लेसेस की सिचुएशन बिल्कुल स्पेशल लग रही होती है। साथ ही इन सभी प्लेसेस को एक सिल्वर लाइट जोड़ रही होती है और इस टाइम पे हर कोई इस मैप को घूर रहा होता है, जो कि मिस्टीरियस पे मिस्टीरियस लग रहा होता है, जिसे समझना काफी मुश्किल लग रहा होता है। तभी ले सॉलोंग तुरंत ही देखते हुए कहते हैं कि ये वास्तव में स्टार मैप है। अगर ऐसी बात है तो फिर हम देख सकते हैं कि जो ये लाइन है सिल्वर कलर की, ये रियल पाथ है और जो बगल में स्टार साइन हो रहे हैं ये प्लेसेस होने चाहिए। तभी किंग हावरान कहते हैं लेकिन ये प्लेस तो हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग कहीं पे भी बिलोंग नहीं करता, मुझे लगता है कि हमें इसे ढूंढने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा कहते हुए किंग हावरान कंपैरिजन करने के लिए काफी सारे मैप्स को निकालता है, लेकिन इन मैप्स में और स्टार मैप में कोई भी सेम प्लेस नहीं दिख रहा होता। दूसरा जॉन जब ये सुनता है तो उसे तो ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ जैसे ठंडे पानी से उसे नहला दिया गया हो। आखिरकार जेट पेंडेंट का सीक्रेट तो पता चला, लेकिन इसने जो मैप दिया वो डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो साला ये मैप कहाँ का दे रहा था और कहीं ये गूगल मैप तो नहीं था। तभी जेनी जो यान को तसल्ली देते हुए कहती शायद ये जगह एल्यूजन के जैसे ही हो, कोई एक फ्री स्पेस में हो, अलग ही स्थान। और जब तक हमारे पास ये मैप है हमारे लिए ये आसान होगा। मर्चेंट लाइफ में आखिरकार कई अजीब लोग हैं जो कि एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी साथ ही स्टार मैप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं और काफी कैपेबल भी हैं वे लोग। मैं उनसे जरूर पूछूंगी। जो यान को भी जेनी की बातें अच्छी लगती हैं, इसीलिए वो जेट पेंडेंट जेनी को दे देता है। तभी जेनी जेट पेंडेंट को नहीं लेती और स्माइल करते हुए कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तभी जेन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी जेनी अपनी रिंग से एक क्रिस्टल बॉल निकालती है और उसे जेट पेंडेंट के पास ले जाती है और उसे थोड़ा सा पास ले जाते ही उसके अंदर वो पूरा का पूरा मैप दिखाई देने लगता है, जो बिल्कुल जेट पेंडेंट्स की तरह दिख रहा था। जॉन इस चीज को देखते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि वास्तव में ये भी किसी चीज को मिरर इमेज में क्रिएट कर सकता है। तभी जेनी कहती है हाँ, इसे मिरर इमेज क्रिस्टल कहा जाता है, जो किसी भी चीज की कॉपी को क्रिएट कर सकता है। साथ ही हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर कोई स्पेशल चीज थोड़ी है, काफी सारे लोग इसका यूज करते हैं लोगों की इमेज को रखने के लिए, अपनी मेमोरीज को सेव करने के लिए, लेकिन ये आमतौर पर काफी ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए केवल कुछ पावरफुल पावर हाउसेस इसे रख सकते हैं। जिस पे जॉन कहता है मैं समझता हूँ। और ऐसा कहते हुए जॉन की आंखें चमकने लगती है तो जेनी स्माइल करती है और वो कहती है अगर मेरे ब्रदर को ये चीज इतनी ज्यादा पसंद आ गई है तो मैं उसके लिए भी एक ला दूंगी। तभी जॉन कहता है कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारे पास ये चीज है मेरी ही तो है। दूसरा नॉन एर्मिंग तो काफी ज्यादा खुश होता है कि वास्तव में ये जेट पेंडेंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, जिसके कारण उसके दिल में टूटे हुए दिल के टुकड़े एक बार फिर से जुड़ गए होते हैं। दूसरा जो याओ इन चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा होता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो बार बार झिझकते हुए कहता है क्योंकि अब मेरे लिए यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ अपनी पावर को गैदर करने के लिए, क्योंकि वो जल्द से जल्द खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था और 5 स्टार डाउडी पर अपनी पावर को ब्रेक थ्रू करना चाहता था। तभी जॉन अपने एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहता है एंसेस्टर थोड़ा रुकिए। इस टाइम पे जॉन अपने एंसेस्टर की हालत को समझता था, इसलिए जॉन कहता है मैं जानता हूँ आपको अपनी बैटल क्वी को वापस से गैदर करने में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि एंसेस्टर की बॉडी थोड़े टाइम के अंदर तो अपने पीक लेवल पर नहीं पहुंच पाएगी। जो सुनकर जो याओ भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, लेकिन इस बात से वो इनकार नहीं करते। साथ ही हर कोई जो यान के इरादों को भी समझ जाता है और इस टाइम पे माहौल थोड़ा सा भारी हो जाता है। इस टाइम पे जो याओ उन्हें भी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपनी पावर के साथ डाउडी ट्रेबुलेशन को क्रॉस कर सकते हैं। तभी जॉन कहता है क्योंकि जानी की जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो काफी ज्यादा हाई थी, इसलिए उसने जिक्सी फील की हेल्प से ट्रेबुलेशन को क्रॉस कर लिया था, लेकिन आपकी प्रेजेंट टाइम की फिजिकल स्ट्रेंथ अभी भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए जिक्सी फील का यूज करते हुए भी आप एम्परर ट्रेबुलेशन में काफी ज्यादा इंजर्ड हो सकते हैं। जो सुनकर तो जो याओ भी थोड़ा सा दिल में उदास फील करते हैं। साथ वो अकेले कल्टीवेट करना चाहते थे ताकि वो जल्द से जल्द खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके और उनके मूड पर इन बातों का कोई असर न पड़े, इसलिए वो स्माइल करते हो और सभी को तसल्ली देते हुए कहते हैं इस पिल के साथ मुझे लगता है एक जुआ खेलना अभी भी ठीक होगा। तभी जॉन तुरंत ही काफी स्ट्रिक्टली कहता नहीं, मैं एंसेस्टर को उनकी जान को जोखिम में डालने नहीं दे सकता। जो यान को पता था जो याओ उसके एंसेस्टर है, जो क्लेन के पैट्रियार्ट हैं और जो क्लेन के मोटिवेशन और पिलर भी हैं, वो उन्हें अपनी जान को जोखिम में डालने कैसे दे सकता था। तभी जॉन कहता है एंसेस्टर आप अपनी बैटल क्वी को वापस से रिकवर करिए, जहाँ तक आपकी प्रॉब्लम की बात है और फिजिकल स्ट्रेंथ की बात, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। जिसके बाद जो यान मैरो पिल के बारे में सोचता है, लेकिन इस टाइम पे जॉन उस पिल के इफेक्ट को पहले अपने ऊपर ट्राई करना चाहता था और अगर ये सही होता है तो वो जो याओ को देने के बारे में सोच रहा होता है। तभी जो याओ कहते हैं अब मेरी लाइफ धीरे धीरे एंड हो रही है और मेरी बॉडी की जो इंजरीज हैं वो जल्दी से ठीक नहीं हो सकती, यहाँ तक कि मुझे लगता है वो अब कभी भी ठीक नहीं होगी। और ऐसा कहते हुए जो याओ थोड़ा सा एम्बेरस होते हैं
तभी अचानक ही जियो याओ कहता है, यंग मास्टर जियो, मुझे अभी अभी कुछ याद आया। और ले सालोंग की बात सभी का ही ध्यान अट्रैक्ट करती है। तभी ले सालोंग कहता है, यंग मास्टर जियो, क्या आपको याद है ब्लैक बीस्ट, रोरिंग ब्लैक बीस्ट, जिससे हम एल्यूजन में मिले थे, उसकी स्किन। और ले सालोंग जियो यान की तरफ देखकर ऐसा कह रहा होता है, और ये सुनते ही जियोन की आंखें साइन होने लगती है, और वो ले सालोंग की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, तुमने सही कहा, रोरिंग ब्लैक बीस्ट वो एक 6 स्टार पीक लेवल का डेमन था, जिसकी स्किन 7 लेवल के वॉरियर के बराबर स्ट्रॉन्ग थी, जिसका डिफेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका यूज हम इनर आर्मर के तौर पर कर सकते हैं, और पल पर हार्ड फ्लेम के साथ मिलाते हुए मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो सकती है। और ऐसा सोचते हुए जोएन तुरंत ही रोरिंग ब्लैक बीस्ट की स्किन को निकालता है और किंग हावरान की तरफ बढ़ा देता है। दूसरी तरफ किंग हावरान स्वाभाविक तौर पर रैंक 7 के इनर आर्मर के पावर को अच्छे से जानता था, इसलिए वो तुरंत ही उसे लेदर की स्किन को टच करता है, तो वो हल्के से व्हाइट कलर के निशान के साथ ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ जियो याओ काफी ज्यादा घबराया हुआ फील हो रहा होता है और केवल किंग हावरान को देख रहा होता है, क्योंकि उसने भी अपनी लाइफ में कभी भी रैंक 7 के आर्मर को नहीं देखा था। तभी किंग हावरान कहते हैं, बुरा नहीं, इस स्किन की जो हार्डनेस और पावर है वो रैंक 7 के बीच से कम बिल्कुल भी नहीं है। इसका यूज इनर आर्मर बनाने में पूरी तरीके से किया जा सकता है। पैट्रियार्ट जियो, बधाई हो, लगता है आप रैंक 5 में ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। जो सुनकर तो जियो याओ खुश होते कहते बहुत अच्छे, और तुरंत ही उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी किंग हावरान तुरंत ही कहते हैं, इनर आर्मर को क्रिएट करने का ये मामला तुम मुझ पर छोड़ सकते हो ब्रदर, मेरे ब्लड डायमंड ट्राइब के अंदर इनर आर्मर को क्रिएट करने वाले एक्सपर्ट हैं, और मुझे लगता है 2 महीने के अंदर 3 इनर आर्मर तो क्रिएट हो ही जाएंगे। तभी हर कोई चौंकते हुए कहता है, क्या आप वास्तव में 3 आर्मर से क्रिएट कर सकते हैं? तभी किंग हावरान कहते हैं, बिल्कुल, क्या तुम ये नहीं देख सकते कि ये स्किन कितनी बड़ी है, और अगर बैटल में डैमेज हो चुके कुछ पार्ट को हटा भी दिया जाए तो 3 पार्ट बनते हैं, और अगर नहीं हटाया जाए तो हो सकता है 4 को भी क्रिएट किया जा सकता है। तभी जींग कहती है, वैसे अगर उस टाइम पे हम सॉफ्ट तरीके से ब्लैक बीस्ट के ऊपर अटैक करते और उसकी स्किन को डैमेज नहीं करते, तो मुझे लगता है हमारी स्किन का आर्मर उसने पहन रखा होता। तभी किंग हावरान जियो याओ की तरफ देखते हुए कहता है, रोरिंग ब्लैक बीस्ट की स्किन काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ इनर आर्मर को जोड़ते हुए आपको जिक्सी पिल, उसके इफेक्ट भी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। पैट्रियार्ट जियो, ये तो काफी ज्यादा रेयर है कि आपके जियो क्लेन में इतना ज्यादा टैलेंटेड जूनियर है, आपको तो वास्तव में इन चीजों का फायदा उठाना चाहिए। और ऐसा कहते हो किंग हावरान ने मजाक भी किया होता है और वो सीरियस भी होता है, जिसपे जियो याओ एक्साइटेड होते हुए अपना से हिलाते हैं। तभी जियो याओ, क्योंकि उनका मामला पूरी तरीके से सॉल्व हो गया होता है, ले सालोंग चाय पीते हुए तुरंत कहता है, यंग मास्टर जियो, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? तभी जियोन कहता है, अगला कदम ले सालोंग और आप बाकी सभी लोग जिक्सी पिल के लिए पावरफुल लोगों की तलाश करेंगे। जेनी, तुम मुझे इस बात पर ध्यान देने में मदद करो कि क्या कोई हाई लेवल की स्किल ऑक्शन हाउस में आई है। तभी जेनी कहती है, हाई लेवल की बैटल स्किल, और थोड़ा हैरान होते हुए जियोन की तरफ देखती है। तभी जियोन कहता है, मेरे पूरे जियो क्लेन में कोई भी 4 स्टार डाउडी पर नहीं है, यहाँ तक कि हमारे यहाँ पर भी आप लोग काफी पावरफुल हैं, लेकिन हम लोग के पास कोई भी पावरफुल बैटल स्किल नहीं है। जो सुनकर सभी लोग तुरंत ही उन्हें एहसास होता है कि हाई लेवल की बैटल स्किल तो उनके पास सच में नहीं है, और लो लेवल के बर्ड लेवल की स्किल है तो, लेकिन इसे ज्यादा पावरफुल नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ सभी लोग जियो याओ खुद को और जियो यान की तरफ देखते हुए काफी हैरान होते, जैसे वो किसी मॉन्स्टर को देख रहे हों। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि ये बंदा हमेशा ही ऐसी चीजों के बारे में सोचता रहता है। यहाँ तक कि हाई लेवल की बैटल स्किल्स के बारे में वो ऐसे बात कर रहा था जैसे नहीं मिर्च टमाटर नहीं, जैसे वो आलू गोभी के बारे में बात कर रहा हो। थोड़ी देर पहले मॉन्स्टर कोर्स के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे ये जमीन में पड़े हुए सब्जी के ठेले हों। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता ये बंदा है या अंबानी। साथ ही सभी को इस तरीके से देखते हुए जॉन थोड़ा सा एम्बेरस हो, और जैनी को भी थोड़ी सी एम्बेरस फील होती है। तभी जॉन कहता है, मेरी पावर केवल 3 स्टार के पीक लेवल पर है, और मेरी डुई कोई शायद बैटल रैंक के इंटरमीडिएट लेवल की स्किल को यूज कर सकती है। हालांकि इस टाइम पे हर कोई भी कुछ भी नहीं कहता। तभी जो जॉन कहता है, आपका कंपैरिजन इंसानों से कैसे किया जा सकता है? जो सुनते हुए जैनी और बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं, और किंग मुयर तो इतनी जोर से हंसती है कि वो तो सीधा ही किंग हावरान के ऊपर धक्का दे देती है। हालांकि जब हर कोई हंस रहा होता है तो जेनी भी हंसने लगती है, और इस टाइम पे जॉन तुरंत ही कहता है, एंसेस्टर, वैसे मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। उस टाइम पे जब सोल डैमेज से ब्लड डेमन ऑर्डर के लिए मेरा पीछा किया था, तब सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर ने जियो कोई से मेरी शादी करने का फैसला किया, और इसके बाद हम फिर वहां से भाग गए, जिसके बाद ब्रदर किंग की हेल्प से जियो कोई को एक वर्ल्ड रैंक इंटरमीडिएट बैटल स्किल मिली। और ऐसा कहते हैं जो यान जल्दी से जियो याओ को हर एक चीज के बारे में बताता है, जिसपे जियो याओ तुरंत ही कहते हैं, जियोली और जियो लॉन्ग ने एकदम सही काम किया। अफसोस है कि मैं इतने सालों से उनसे दूर हूँ। वास्तव में उन्होंने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को झेला होगा। और इसके बाद जियो याओ तुरंत ही कहते हैं, वैसे क्या जियो ली की वो ग्रैंड डॉटर अब आपकी वाइफ है? और ऐसा पूछते हुए जियो याओ जैनी की तरफ देख रहे होते हैं, जिसपे जियो यान थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए हमें से हिला देता है।
जिसपे जो याओ तुरंत ही कहते हैं मैं समझता हूँ, और सोच समझ कर से हिलाते हैं, लेकिन बाकी लोग समझ ही नहीं पाते कि यह बंदा समझ क्या गया। हालांकि जेनी तुरंत ही टॉपिक को चेंज करते हुए थोड़ा सा शौक होते हुए कहती है, जो यान क्या तुम बैटल स्किल की नॉर्मल सिचुएशन जानते हो? हाई रैंक बर्ड रैंक जो बैटल स्किल है वो क्वांटिटी में काफी ज्यादा कम है, और उन पर हाई लेवल के पावर हाउसेस अपना एक तरफा कब्जा रखते हैं। यहाँ तक कि मार्केट में भी ये बैटल स्किल काफी ज्यादा कम ही देखे जाते हैं, इसीलिए इन्हें काफी ज्यादा रेयर माना जा सकता है। साथ ही इंटरमीडिएट बर्ड रैंक बैटल स्किल भी कभी कभी ही दिखाई देते हैं। हालांकि स्टार्टिंग लेवल बर्ड लेवल जो बैटल स्किल है उन्हें ढूंढना थोड़ा आसान है, और उनमें से भी हर किसी के लिए यूजफुल बैटल स्किल को ढूंढना वो भी काफी मुश्किल है। तभी जो यहाँ जिंग और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तो सोचा था कि वर्ल्ड रैंक की इंटरमीडिएट लेवल की स्किल या कि उसके ऊपर की स्किल को हमें लेना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वर्ल्ड रैंक की स्टार्टिंग लेवल की स्किल भी ज्यादा बुरी नहीं है। आप सब क्या सोचते हैं? इस टाइम पे जोयान को ये चीज जानने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट को कम करना पड़ा था, इसलिए वो जिंग और बाकी लोग की तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ जोयान के साथ खड़े होने के कारण जिंग और बाकी सभी लोग थोड़ा सा एम्बेरस फील करते हैं कि जोयान वास्तव में उनके लिए इतना कुछ सोचता है, और उसकी काइंडनेस के लिए तो वो अपने दिल में काफी ग्रेटफुल होते हैं, और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, यंग मास्टर जो, आप जो कुछ भी डिसाइड करेंगे हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। तभी जोयान सिर हिलाते हुए जेनी से पूछता है, क्या ऑक्शन हाउस में या मार्केट में किसी भी बैटल स्किल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? जिसपे जेनी तुरंत ही कहती है, मैं इसके बारे में जांच करूंगी, लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है क्योंकि यह काफी रेयर है। साथ ही इसे ऑक्शन हाउस के साथ देखना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा ही होने वाला है। तभी ले सालोंग भी इससे एग्री होते हैं, और क्योंकि जेनी और ले सालोंग दोनों को ही ऑक्शन हाउस का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, तो उनकी बात को सुनकर हर कोई थोड़ा सा उदास होता है। तभी ले सालोंग कहते हैं, लंबे समय से ऑक्शन हाउस में काफी सारे ट्रेजर्स और बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि काफी सारे लोग खरीदना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें खरीदने की जो चांसेस है काफी कम हो जाते हैं। साथ ही बर्ड रैंक की बैटल स्किल अगर वहाँ पे आती भी है तो हमारे यूजफुल की चीज देखना भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो हमारे लिए सुटेबल है या नहीं। साथ ही हमें एक दो नहीं बल्कि काफी ह्यूज क्वांटिटी में चाहिए, इसलिए हमें लगता है कि कोई और रास्ता खोजना होगा। तभी जॉन कहता है, कोई और रास्ता? तो क्या किसी के पास कोई सजेशन है? और इस टाइम पे जॉन अपने बाल खुजला रहा होता है। तभी ले सालोंग तुरंत ही कहता है, बैटल स्किल के बारे में एक स्पेशल ऑक्शन हाउस ऑर्गेनाइज करने के बारे में क्या ख्याल है? और इस टाइम पे ले सालोंग अपने दिमाग को लॉजिकली यूज करते हुए एक नया ही लॉजिक निकाल देता है। तभी जेनी भी तुरंत ही ताली बजाते हुए ले सालोंग की तारीफ करते हुए कहती है, ये अच्छा थॉट था। बैटल स्किल का अगर एक स्पेशल ऑक्शन हाउस किया गया तो हम बड़ी क्वांटिटी में बैटल स्किल पर ध्यान कंसंट्रेट कर सकते हैं, और चाहे बैटल स्किल्स का ग्रेड और ऑप्शंस कितने भी कम और लिमिटेड क्यों ना हो, ये अभी भी हमें सेटिस्फाइड करने के लिए काफी अच्छा होगा, और काफी सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि जब आप जो यान को फॉलो करने के लिए आगे बढ़े थे तो अंकल इतने ज्यादा उदास हो गए थे। आप वास्तव में काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, और अंकल को सच में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। तभी जो यान भी अपनी टेंशन को साइड में रखते हुए कहता है, ये सही है, ये सच में काफी अच्छा थॉट है, क्योंकि बैटल स्किल का ऑक्शन हाउस एक स्पेशल ऑक्शन हाउस होगा, लेकिन क्या हम इतने सारे बैटल स्किल्स को इकट्ठा कर सकते हैं? तभी जेनी कहती है, आपको क्या लगता है? मेरे सांगमेंग ऑक्शन हाउस की स्ट्रेंथ को देखते हुए ये चीजें कोई बड़ी चीजें नहीं है। और जेनी तुरंत ही जॉन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम बस रिलैक्स फील करो, जो भी कुछ होगा मैं संभाल लूंगी। और ऐसा कहते हुए वो फुल कॉन्फिडेंस होती है, और इसके बाद वो तुरंत कहती है, अगर मर्चेंट लाइन से रिक्वेस्ट की जाए तो तैयारी बहुत कम ही टाइम पे पूरी हो जाएगी। साथ ही क्योंकि ऐसी स्पेशल ऑक्शन हाउस फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज की जाने वाली है, मुझे लगता है कई हाई रैंक के भी बैटल स्किल्स में आएंगे, जिससे ब्रदर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। तभी किंग हरान कहते हैं, ले सालोंग सच में काफी टैलेंटेड पर्सन है, और उनका आपके साथ होना सच में आपके लिए काफी अच्छी बात है। तभी जॉन तुरंत ही उठते हुए कहता है, जेनी रुको। और उसके बाद जोयान जेनी को एक रेजुवेशन पिल देता है, और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है, फ्यूचर में हमारे पास काफी सारे टैलेंटेड और यंग जनरेशन की ब्लड लाइन होंगी और यंग लोग होंगे, तो हमें लगता है काफी हाई रैंक के बैटल स्किल्स को हमें काफी ज्यादा ही खरीदना होगा, ताकि हम उन्हें वो सभी बैटल स्किल्स दे पाएं जो कि हमारे लिए काफी अच्छी चीज होगी। तभी जेनी तुरंत ही कहती है, तुम्हारा थॉट सच में समझने लायक है। आखिरकार किसी भी सेक्टर गुट के पास या क्लेन के पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है उसकी बैटल स्किल्स और हाई रैंक के बैटल स्किल, ताकि वो अपनी क्लेन की पावर को बढ़ा सके। और ऐसा कहते हुए जेनी काफी सेटिस्फाइड तरीके से जोयान को देख रही होती है। तभी जोयान कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्या हमें ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी? आखिरकार हाई रैंक के बैटल स्किल सस्ते थोड़ी होंगे, और उन्हें खरीदने के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत होने वाली है, और मुझे डर है कि हमारे पास पैसा हो सकता है पर्याप्त ना हो। तभी जेनी हैरान होते हुए कहती, क्या तुम पूरी की पूरी धन दौलत सिर्फ बैटल स्किल खरीदने में ही उड़ाने वाले हो? और इस टाइम पे जेनी ही नहीं बल्कि हर कोई हैरान होता है, क्योंकि सभी को पता था कि जोयान के पास तो दौलत काफी ज्यादा है, फिर भी वो डर रहा है कि वास्तव में उसका पैसा पर्याप्त नहीं होगा। साथ ही उसकी रेजोवेशन पिल की तो बात ही दूर की बात है, जो वास्तव में 20 मिलियन से भी ज्यादा में बिक रही थी। अकेले किंगलेट लिक्विड और ब्लड कोई पिल जो कि हर रोज यूज की रही थी
हर दिन रोज यूज की जा रही थी और बेची जा रही थी, उससे मिलने वाला फंड भी काफी बड़ा था। तो जॉन के पास पैसे तो पर्याप्त होने चाहिए। इसीलिए तुरंत किंग हारान कहता है, ब्रदर डरो मत, तुम मुझे इतना बताओ कि तुम कितना खरीदना चाहते हो। तभी जॉन कहता है, मुझे भी नहीं पता, बट जितना पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा, क्योंकि ये चांस काफी रेयर है और फ्यूचर में हमें इसकी हमेशा ही जरूरत पड़ने वाली है। तभी किंग हारान कहता है, जितना पॉसिबल हो सके उतना, उसके लिए आपको अपना सबसे बेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा सोचने की कोई बात नहीं। तभी जॉन कहता है, वैसे भी ब्रदर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ऑक्शन हाउस इतना ज्यादा स्पेशल है और भी वैसे भी ये कई लोगों को पागल कर देगा, लेकिन कोई भी अपने रेयर और हाई रैंक के बैटल स्किल्स को ऑक्शन हाउस में क्यों रखेगा। जॉन जैसे ये क्वेश्चन करता है, सभी लोग जॉन की तरफ देखने लगते हैं कि आखिरकार जॉन ने ये क्वेश्चन पूछा क्यों। तभी जॉनी तुरंत ही जॉन को समझाते हुए कहती है, हाई रैंक के बैटल स्किल्स ऑक्शन हाउस में सिचुएशन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा किसी को जल्द ही काफी सारे पैसे की जरूरत है, या किसी को 5 स्टार एम्परर की डिजास्टर से बचने के लिए हाई रैंक के आर्मर की जरूरत है, तो इसके लिए पैसों के एक्सचेंज के लिए इसका यूज किया जा सकता है। साथ ही किसी के पास अगर पैसे ज्यादा नहीं है और वो 7 स्टार के आर्मर को नहीं खरीद सकता, तो वो 6 स्टार के आर्मर को खरीदेगा, जो कि ना से तो काफी अच्छा है। अपनी लाइफ को सेव करने के लिए काफी हाई रैंक की पिल्स को खरीदेगा, इसीलिए वो अपने बैटल स्किल्स को यहाँ पे सेल करने के लिए रख सकता है। हालांकि जॉनी और बाकी सभी लोग अभी भी ये समझ नहीं पाते कि जॉन ने ऐसा क्वेश्चन किया क्यों था, लेकिन ले सालोंग अभी भी समझ गया होता है, इसलिए वो तुरंत ही कहता है, मैं समझ गया कि यंग मास्टर जियो का क्या मतलब है, और मेरा कहना है यंग मास्टर जियो सच में काफी ज्यादा सही चीजें सोचते हैं और उनके डिसीजन काफी ज्यादा सही होते हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही जो यान की तरफ देखते हुए कहता है, हालांकि पहली सिचुएशन ज्यादा यूजफुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार 4 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर जो हाई रैंक के बैटल स्किल्स को यूज करते हैं, वो आमतौर पर उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि उनके पास इतने हाई रैंक के बैटल स्किल होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। साथ ही जहाँ तक पिल्स के लिए बैटल स्किल्स को एक्सचेंज चेंज करने की बात है, ये काफी ज्यादा रेयर होना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो थोड़ा सा रुकते हुए सभी लोगों की तरफ देखते हैं। यहाँ पे किंग मुयर तो सबसे ज्यादा टेंशन में होती है और वो तुरंत कहते हैं, आगे बताओ, आगे तो बताओ। जिस पे ले सालोंग थोड़े से एम्बैरेस होते आगे कहते हैं, जहाँ तक दूसरी और तीसरी सिचुएशन है, इन चीजों के बारे में सोचा जा सकता है। हाई रैंक की बैटल स्किल काफी हाई होती हैं और यूजफुल होती हैं, साथ ही काफी रेयर भी, लेकिन जिनका उनके लिए कोई भी यूज नहीं, जैसे कि एयर एट्रीब्यूट के लिए लाइटिंग एट्रीब्यूट या फायर एट्रीब्यूट की स्किल कोई काम की नहीं, तो हो सकता है कि वो उन्हें सेल करने के लिए ऑक्शन हाउस में रख सकते हैं, क्योंकि कुछ बैटल स्किल्स ऐसी होती हैं जो किसी पर्सन के लिए तो यूजफुल नहीं होती, लेकिन दूसरे के लिए वो यूजफुल हो सकती है। साथ ही पावरफुल स्किल्स ऐसी भी हो सकती है जिनका कोई इंसान यूज न कर पाए, जैसे कि कुछ छोटी फैमिलीज या कम पावरफुल लोग, अगर उनके पास कोई हाई रैंक की बैटल स्किल है तो वो वास्तव में उसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पावर काफी नहीं होगी। इसीलिए हो सकता है कि वो उन्हें भी सेल करने के लिए ऑक्शन हाउस में रखे और उसके बदले कुछ अच्छी यूजफुल चीज ले ले। ये सुनते हुए किंग हारान सबसे पहले स्माइल करता है, और जो याओ वो भी इन बातों को समझते हुए अपना सिर हिलाते हैं, और जो यान के कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं, अच्छा लड़के, यह बुरा नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे अब पैट्रियार्ट की पोजीशन तुम्हें दे देनी चाहिए। मुझे लगता है तुम तो मुझसे ज्यादा बेहतर हो, जो तुम चीजों को इतनी डिटेल में सोचते हो। इन चीजों के बारे में तो मैंने भी नहीं सोचा था। हालांकि तुम्हारी पावर और ट्रेनिंग काफी कम है, लेकिन जहाँ तक बैटल स्किल्स की बात की जाए, वो तुम्हारे पास काफी सारी हैं, एक्सपीरियंस, और तुम्हारा दिमाग भी काफी तेज है। मुझे लगता है तुम हमसे ज्यादा पीछे नहीं हो। और इसके बाद वो ले सालोंग और जेनी की तरफ देखते हुए कहते हैं, आप लोगों को भी अपनी पावर जितना जल्दी हो सके बढ़ानी चाहिए, ताकि आप जो यान की जितनी ज्यादा मदद हो सके उतनी मदद कर सकें। मैं अभी भी आप लोगों से थोड़ा सा जेलिसी फील करता हूँ। जो सुनकर जेनी स्माइल करती है और सभी को अपना हाथ हिलाते हुए अपने काम पर निकल जाती है। तभी किंग हारान भी हंसते हुए कहता है, मुयर, मुझे भी अब फैमिली में कुछ मामलों को निपटाना है, इसीलिए अब हमारे पास भी टाइम कम है, हमें भी कुछ करना होगा, वरना हम तो जूनियर से भी पीछे रह जाएंगे। और ऐसा कहते हुए वो हंसते हुए मुयर को अपने साथ ले जाते हैं। तभी किंग हारान और मुयर के चले जाने के बाद जोयान टेंशन में आते हुए ले सालोंग की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे लोगों को लाने का काम कैसा चल रहा है, क्या आपने किसी और को ढूंढा? तभी ले सालोंग तुरंत ही कहता है, मेरे हाथ में टोटल 23 पर्पल हार्ट पिल्स हैं, लेकिन अभी भी जितने लोगों को मैंने चूज किया वो अभी भी केवल 8 हैं। जिस पे जॉन थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, 8? हालांकि जोयान की तरफ देखते हुए ले सालोंग तुरंत ही अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसे समझाते हुए कहता है, हालांकि 4 स्टार के डाउडी लेवल के पीक लेवल के वॉरियर्स के लिए पर्पल हार्ट फ्लेम के लिए जो अट्रैक्शन है वो काफी बड़ी है, लेकिन पहली बात रिक्वायरमेंट है जो ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल है। आखिरकार वो बंदा लॉयल होना चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और बैकग्राउंड काफी साफ सुथरा, साथ ही वो टैलेंटेड भी होना चाहिए। इस टाइम पे जोयान को भी पता था कि क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर ध्यान देना सबसे ज्यादा सही है, इसलिए जोयान तुरंत ही कहता है कि चलो, क्योंकि अब हमें अभी पिल्स को रिफाइन नहीं करना है और पिछली पिल्स अभी काफी है, इसीलिए अपनी पावर को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, वरना पावर का गैप काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। साथ ही जॉन को यह भी पता था कि ले सालोंग के लिए टाइम और ये काम काफी कठिन था, इसलिए जॉन काफी सेटिस्फाइड तरीके से सहलाता है। और उसके बाद भीड़ की तरफ से देखते हुए जोयान तुरंत ही कहता है, अगर आप किसी के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो चलो ट्रेनिंग करने चलते हैं।
और इसके बाद जॉन स्माइल करते हुए सभी लोगों को वहाँ से विदा करता है और चला जाता है गोल्डन टावर के अंदर। और इस टाइम पे जॉन का जो मोटिव था वो बिल्कुल साफ था। जॉन ये जानना चाहता था कि मैरो पिल का यूज कैसे करना है ताकि जोयान मैरो पिल को स्वेलो करने के बाद अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा सके और फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बाद अपने मोस्टर लेवल के ब्लड को भी अब्सॉर्ब कर सके। तो चलो इसी के बाद अब ये एपिसोड यही पेंड करता हूँ और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड।